प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। मेरा प्लान ये था कि मेरे को सर्जिकल फील्ड में रहना है, इसीलिए मैंने एमएस के लिए ऑप्ट किया। एलर्जी जो है ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी एक कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। माता पिता जी हमारे पास लेके आते हैं कि इनको एक ही नाक से पानी आ रहा है, आप थोड़ा इसको धूल डस्ट से बच के रहिए। कुछ खाद्य पदार्थ जिससे आपको लगता है कि एलर्जी हो सकती है, आप उन चीज़ों से बच के रहेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। नमस्कार, मैं दीपांजलि। इंडियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम जानना जरूरी है में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व वर्मा जी, जिनसे हम कई सारी जानकारियां लेंगे। अपूर्व वर्मा जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ के स्टूडियो में। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपने इस फील्ड पे आने का क्यों सोचा, क्योंकि आप नाक कान गला के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और जो आने वाले भावी जो छात्र हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, पहले तो मेरा प्लान ये था कि मेरे को सर्जिकल फील्ड में रहना है, इसीलिए मैंने एमएस के लिए ऑप्ट किया। और उसके बाद जो मैंने एडवांसमेंट देखी वो ईएनटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी नाक के माध्यम से पॉसिबल है, उसमें एंडोस्कोपी पद्धति से होती है, जो कि एक दूरबीन पद्धति है ये सर्जरी। इसमें ना कोई चीरा आता है, ना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और पेशेंट का स्टे भी हॉस्पिटल में बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, कान की सर्जरी हो चाहे गले की कुछ स्वर यंत्र की सर्जरी हो, वो भी दूरबीन पद्धति से होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गए हैं आज के टाइम पे। जो फ्यूचर जनरेशन जो अभी है, हमारे जनरेशन्स के बच्चे जो हैं, जो अभी पीजी कर रहे हैं एमएस पे, तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को है इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी ईएनटी में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया, और ईएनटी में काफ़ी स्कोप है। ईएनटी बहुत अच्छा ब्रांच है। कई लोगों को नाक कान गले में कुछ चीज़ खाने से या कुछ चीज़ मतलब मौजूद होने से एलर्जी हो जाता है, तो वो क्यों होता है, इसके क्या उपाय है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पहले तो एलर्जी जो है ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी एक कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ये एक अपने बॉडी का एक रिएक्शन है। जैसे कि कुछ भी आपने खाया और उसके बाद बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है उस चीज़ को, या आप किसी डस्ट पार्टिकल से एक्सपोज हो गए हैं, किसी धूल वाली जगह में जाके आप आए हैं, या कहीं बाहर जाके कुछ खा पी के आए हैं, उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ को कैसे रेस्पॉन्स कर रही है। ये होता बेसिकली दो टाइप के हैं। एक जिसको हम मेडिकल टर्म में सीजनल बोलते हैं, जो कि कुछ मौसम में होता है, जैसे कि ठंड और बरसात में, और एक हम मेडिकल टर्म में पेरिनियल बोलते हैं, जो कि 12 महीने रहते हैं। ठीक है, तो इसके एलर्जी के लक्षण भी काफ़ी कुछ होते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, बार बार छींके होना, नाक बंद हो जाना, मुंह से सांस लेना। कुछ लोगों को आंखों से पानी आता है, कुछ लोगों को आंखों में लालिमा आ जाती है, शरीर में खुजलाहट होती है। और इसके जो मेन, आप जैसा आप बचाव की बात कर रहे हैं, तो बचाव, इसका मेन जो इलाज ही है वो है प्रिवेंशन या प्रिकॉशन। अब बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बचने के लिए आप सबसे पहले तो मास्क लगा के रखें। जैसे कि कोविड काल के टाइम में हमने सबको कहा था कि मास्क लगा के रखिए, एक दूसरे से संक्रमण फैलता है। एलर्जी से भी बचने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी धूल से एलर्जी है, या कुछ लोगों को, महिलाओं को विशेष स्तर पे जो गृहस्थी संभालती हैं, उन लोगों को खाना बनाते टाइम जो धुएं का छौंका लगता है, उससे प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप मास्क लगा के रखिए। तो इसका मेन इलाज ही बचाव है। आप जितना बच के रहेंगे उतना आपकी तकलीफ़ें कम रहेंगी। बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, कुछ सर्जरीज भी होती है, बट मेन ट्रीटमेंट और मेन इलाज इसका जो है वो है बचाव। अक्सर हमने देखा है जैसे कि कुछ लोगों को नाक से पानी बह रहा है, तो ये क्या एलर्जी है, और ये है तो फिर इससे और कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए क्या डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए, दवाई का उपयोग करना चाहिए? देखिए, नाक से पानी आने के जो लक्षण है वो कई कारण की वजह से होता है। एक सबसे कॉमन जो मैं देखा हूँ, वो कई बार ऐसे होते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं कि वो नाक में कुछ डाल लिए। जैसे कि बच्चों को बहुत आदत होती है सब चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नाक में चना डाल लिए, या नाक में मोती डाल लिए,
तो उनके नाक से ऐसा वो माता पिता जी हमारे पास लेके आते हैं कि इनको एक ही नाक से पानी आ रहा है। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो सर्दी होती है या कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं या एलर्जी की वजह से होती है, इसमें दोनों नाक से पानी आता है। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है कि किसी एक नाक से पानी आना। और जब एक नाक से पानी आ रहा है तो हमको विशेष तर से ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने नाक में कुछ डाला है, जिसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। अभी दोनों नाक से पानी आना, इसके भी कई कारण होते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण है एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि एक टाइप का एलर्जी है जैसा कि आपने बताया, और हम इस बीमारी को बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें नाक से पानी आता है, आप दवाई लेते हैं तो एक क्षणिक सुधार आता है। आप थोड़ा इसको धूल डस्ट से बच के रहिए, कुछ खाद्य पदार्थ जिससे आपको लगता है कि एलर्जी हो सकती है, आप उन चीज़ों से बच के रहेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। दूसरा, इसका कुछ दवाइयाँ भी होती है, जैसे कि जिसको हम एंटीहिस्टामिनिक्स बोलते हैं, जो कि एंटी एलर्जी दवाइयाँ होती है। तो कुछ एंटी एलर्जी की दवाइयाँ होती है वो चालू करते हैं हम, कुछ नेज़ल स्प्रेज होते हैं वो चालू करते हैं, जिससे कि एलर्जी की जो बॉडी में एलर्जी का रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल में रहता है, और ये जो सिम्टम्स हैं नाक से पानी आना और छींके आना बार बार, ये कंट्रोल में आ जाती है। कभी कभी हमने ये देखा है कि गर्मी के दिनों में नाक से खून का बहाव होता है, बच्चों हो या बूढ़े हो, किसी के में भी, तो वो किस वजह से होता है, उसका क्या कारण है? नाक से खून आना सिर्फ, मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ गर्मी में ही नहीं आता मैडम, ये ठंड में भी आता है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जो एकदम ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, जो या कोल्ड वेदर में एक्सपोज हो जाते हैं, उनके भी नाक से खून आने की समस्या होती है। नाक से खून आने की समस्या सिर्फ वेदर चेंज की वजह से नहीं होता, ये कई और कारणों की वजह से भी होता है। अभी एक जो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो है कि जिसको हम मेडिकल टर्म या इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर नोज ट्रॉमा, फिंगर नेल ट्रॉमा। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसा, नाक में पपड़ियाँ जम जाती है, उसको नाक की सफाई करते करते अंदर चोट पहुंचा देते हैं। जैसा कि आपका सवाल था कि गर्मियों में या मौसम बदलने से ऐसा क्यों होता है, जब भी मौसम बदलता है तो एक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसको हम उमस बोलते हैं, और इसके वजह से नाक में पपड़ियाँ ज़्यादा जमती है। और कुछ लोग जब नाक साफ़ करते हैं तो उसकी वजह से नाखून से चोट पहुंचता है, अंदर में उंगलियों से चोट पहुंचता है, और नाक के अंदर की जो नस होती है वो बहुत सेंसिटिव रहती है, तो इसके वजह से नाक से खून आता है। दूसरे जो कारण है नाक से खून आने का, और जो सबसे कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप, जैसे कि बीपी बढ़ना। ठीक है, बीपी जब भी बढ़ेगा, अगर मरीज को नॉन हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो उसका सबसे मेन नेज़ल ब्लीडिंग का कारण यही रहता है, क्योंकि यहाँ की जो नाक के सामने में कुछ ऐसी मेन अपनी नसें रहती हैं जो आके जुड़ती हैं, और वो नस बीपी बढ़ने की वजह से नस फट जाती है और फिर बहुत ज़्यादा नाक से ब्लीडिंग होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो ये एक टाइप का मेडिकल इमरजेंसी भी है, क्योंकि नाक से इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होना बहुत रिस्की भी है। कुछ लोगों को इससे चक्कर आ जाता है, कुछ लोगों को ये ब्लीडिंग पीछे चले जाता है, जो फेफड़ों में वो चले जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये एक टाइप का मेडिकल इमरजेंसी भी है नाक से खून आना। कई बार हमने देखा है डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि कभी भी ईयरबड से या मतलब उंगलियों से कान की सफाई मत करो, तो वो क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आप खुद ईयरबड से कान की सफाई करेंगे तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप कितना अंदर जा रहे हैं और कहाँ पे रुकना चाहिए आपको। बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कान में कचरा हो गया है, या कान में खुजलाहट हो रही है, या सुनाई की कमी हो रही है आपको, तो आपको एक कान नाक गला रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको कितना डेप्थ तक जाना है इंस्ट्रूमेंट डालते हुए, ईयर क्लीन करते हुए। और कई बार ऐसा होता है कि आप ईयरबड डाल रहे हैं अंदर, और ऐसा सफाई करते हुए कुछ लोग कान के पर्दे को चोट पहुंचा देते हैं, और कान के पर्दे को अगर चोट पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद दूसरी तकलीफ़ें चालू हो जाती है, जैसे कान में भारीपन होना, सीटी की आवाज़ आना, सुनाई की कमी हो जाना। तो ये तकलीफ़ें आपको एक थी पहले, वो अभी बढ़ के 3 से 4 हो जाएंगी। तो बेहतर ये रहेगा कि आप कभी भी कान की तकलीफ़ हो रही है तो एक विशेषज्ञ से मिलें। अभी जो यंग जनरेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कि ईयरफोन या ईयरबड्स यूज़ करें, तो उससे क्या नुकसान है उनके कान को? ईयरफोन और ईयरबड्स के प्रॉब्लम ये है कि देखिए, बहुत लंबे समय तक कान के अंदर ईयरफोन्स रखने से एक वहाँ पे भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। कान के बाहरी स्तर में बाल होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वहाँ पे प्रेशर बनेगा तो वो
बाल के एरिया में और या हेयर फॉलिकल के रूट में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आमतौर पे जो हम नॉर्मल सरल भाषा में बाल तोड़ का इन्फेक्शन बोलते हैं, वैसा इन्फेक्शन कान में भी पॉसिबल है। और वो ज़्यादा देर तक के ईयर में कोई भी ऐसा प्रेशर होता है, जैसे कि ईयर प्लग्स रख लिए आप या ईयरफोन यूज़ कर लिए, तो उसके वजह से कान में एक प्रेशर होता है, एक स्वेटिंग बढ़ती है, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। दूसरा चीज़, कई बार ऐसा होता है कि उसका जो नॉइस रहता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, और वो उतना लाउड नॉइस कंटिन्यू आपको एक्सपोज करने से आपके कान की नस भी कमज़ोर हो सकती है और सुनाई में कमी आ जाती है। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि कंटिन्यू यूज़ ना करें। हाँ, अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हैं या कुछ इमरजेंसी है तब फिर यूज़ कर सकते हैं, बट कंटिन्यू यूज़ करना नुकसानदायक होगा इसे। आए दिन जैसे कि मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी ठंड है तो कभी गर्मी है, तो उस वक्त हम कभी गर्म पानी पी रहे हैं, कभी ठंडा पानी पी रहे हैं, तो अगर उस सेवन में अगर टॉन्सिल हो जा रहा है तो उससे क्या उपाय है, उससे किससे बचा जा सकता है, और बिना डॉक्टर के सलाह के उस वक्त दवाई खाना या घरेलू कुछ सामान उपयोग करना सही है? देखिए, आमतौर पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब हमको ऐसा लगता है कि घर पहुंचते साथ हम फ्रिज का पानी पिए, लेकिन ये एक टाइप से बहुत ज़्यादा आप अपने गले को नुकसान पहुंचा सकते हैं इससे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, आपके बॉडी का टेम्परेचर एक है, और आप फ्रिज से एकदम ठंडा पानी पी के आप गले को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे में थोड़ा देर आपको घर में शांति से बैठना चाहिए, एक बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद एक आप सादा पानी पीजिए, ना कि ठंडा फ्रिज का पानी पिए। कई बार ठंडा पानी पीने से गले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि आपने बताया कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन। ज़्यादा ठंडा पानी के पीने की वजह से या बाहर से हम कभी पानी या खा पी लेते हैं तो उसकी वजह से टॉन्सिल के इन्फेक्शंस होते हैं, और दूसरे टाइप के भी थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम फेरिंजाइटिस बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में जो घरेलू उपचार आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वार्म सलाइन गार्गल या गर्म पानी का गरारा। सादा गर्म पानी का गरारा करिए आप, उससे आपको एक सूदिंग इफेक्ट आएगा और बोलने और निगलने की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो थोड़ा सा एक क्षणिक सुधार मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी तकलीफ बनी हुई है तो मेरा तो ये सलाह रहेगा कि आपको एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंदर में इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और उसको हम अगर नेगलेक्ट करके चलते हैं, अनदेखा करके चलते हैं, तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फिर कुछ दिन में बुखार का रूप ले लेता है वो, और फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। उससे अच्छा है कि हम इसको प्रारंभिक उपचार करके ठीक किया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अंदर की लालिमा को कम कर सकती हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उतई, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान, नाक, गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0778 2673 711 99071 27097 92850 05609। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। हमारे साथ मौजूद है नाक कान गला के विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व वर्मा जी। जी अपूर्व जी, ब्रेक के बाद हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो नाक कान गला है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, तो इसके संबंध में जब हमें कोई परेशानी हो रही हो तो उस वक्त बिना सलाह के डॉक्टर के हमें दवाई खाना किस हद तक के सही है? देखिए, अगर नाक कान से संबंधित कोई भी समस्या है तो मेरा तो सबसे अनुरोध यही रहेगा कि विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके भैया सर्दी की दवाई दे दीजिए, भैया खांसी के सिरप दे दीजिए करके डायरेक्ट ही ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कारण क्या है कि ये जो बीमारी हुई है नाक से पानी बहने की या खांसी होने की, ये हुई क्यों है। दूसरा चीज़, कोविड काल में ये तक देखा गया था कि लोग मेडिकल स्टोर से स्टेरॉइड्स की दवाई तक ले लेते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाई है जिसको डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है और उसको
ऐसे डायरेक्ट लिया भी नहीं जाता है और डायरेक्ट बंद भी नहीं किया जाता है, उसका डोज कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से उसको चलाया जाता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि एक विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना बेहतर रहता है। और मेरा तो सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जब भी आपको नाक कान गले या कोई और भी बीमारी होती है तो पहले एक विशेषज्ञ से सलाह लें, उसके बाद ही डायरेक्ट दवा लें, ना कि डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके दवा खरीदें। अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड के वक्त कई डॉक्टर से ये कहा जा रहा था कि मास्क का उपयोग करिए, तो वो क्यों कहा जा रहा था? उससे क्या क्या परेशानी से लोगों को बचाव हो रहा था? देखिए, कोविड जो हो रहा था वो एक ऐसा संक्रमण था जो एक दूसरे से फैल रहा था, और फैलने का कारण था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि जो हम बात कर रहे हैं और जो बात करने के समय हमारे जो ये सलाइवरी सिक्रेशंस निकल रहे हैं, थूक से जो निकल रहा है, वो कीटाणु एक दूसरे से दूसरे को फैल रहा था। तो इसी के बचाव के लिए हमने लोगों को मास्क की सलाह दी थी, और मास्क लगाने से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखा गया था संक्रमण स्तर में। तो बेसिकली उसमें ये बचाव हो रहा था कि जो मुंह से निकल रही हैं कीटाणु, जो ओरो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहे थे, वो काफ़ी कम हो जा रहा था। तो इसके लिए मास्क की सलाह दी गई थी उसमें। कोविड के वक्त छोटे बच्चों को नोजल वैक्सीन की सलाह दे रहे थे डॉक्टर, तो वो क्यों दे रहे थे? उससे क्या बच्चों को फायदा हो रहा है? अभी भी कोविड का एक अप्रूवल आया है वैक्सीनेशन का, जो नेज़ल यूज़ पे आया है अभी रिसेंटली, और बेसिकली इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी हो रहा है, और इसके बॉडी में जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो काफ़ी कम है। और ये सारे ही एज ग्रुप में अभी इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया है इनका, और ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। चूँकि अभी छोटे बच्चों की बात चल रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ, अक्सर हमने देखा है कि छोटे बच्चे कुछ खा लेते हैं तो गले में सिक्के फंस जाते हैं, या कुछ खाते हैं तो खाने की चीज़ें फंस जाती है, तो वो ऐसा क्यों होता है और इसका तुरंत डॉक्टर के पास जाना सही रहता है कि नहीं? और अगर कोई घरेलू उपाय कर रहे हैं तो वो नुकसान कितना तक रहता है, कितना तक नुकसान हो सकता है? जी, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि बच्चे जो रहते हैं उनकी एक आदत होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। कुछ भी चीज़ मिला उनको तुरंत या तो मुंह में डाल लेते हैं। जैसे बच्चे की आदत होती है, सिक्का मिला या कुछ भी मिला, चना मिल गया, उसको मुंह में रख लिए या नाक में रख लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मुंह में सिक्का रखते हैं और वो सिक्का पीछे जाके अपनी आहार नली में फंस जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले तो एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से वो सिक्के का लोकेशन आइडेंटिफाई करा जाता है कि आहार नली के किस हिस्से में फंसा है, और आहार नली में जब वो फंसा हुआ पाया जाता है तो हम उसको दूरबीन पद्धति से निकालते हैं। दूसरा चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नाक में और कान में भी चना या मोती या कुछ ऐसे, कुछ बच्चे को इवन मैंने देखा है कि कलर पेंसिल्स भी डाल लेते हैं या स्लेट की पेंसिल डाल लेते हैं। और ऐसे कंडीशन में कई बार माँ बाप घर में निकालने की कोशिश करते हैं, और घर में निकालने की कोशिश करने के दौरान वो क्या करते हैं, उसको कई बार नाक से, एक नाक बंद होने की वजह से नाक से पानी आता है। जैसे कि हमने पहले, आपने पूछा था क्वेश्चन कि नाक से पानी आने के कारण, तो मैंने बताया था कि कई बार बच्चे नाक में कुछ डाल लेते हैं तो उसकी वजह से पानी आता है। तो नाक से जब पानी आने लगता है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, और माँ बाप जब उसको निकालने का कोशिश करते हैं तो वो और पीछे स्लिप हो जाता है, और पीछे स्लिप होने की वजह से कई बार उसमें एक ऐसा रिस्क रहता है कि वो श्वास नली में जाके फंस जाए, और ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जिसमें एक लाइफ रिस्क होती है कि उससे अगर वो श्वास नली में चला गया और फेफड़े पे चला गया तो एक फेफड़ा कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, जो कि एक लाइफ रिस्क हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के नाक में कुछ फंस जाता है तो माँ बाप ईयरबड से कोशिश करते हैं निकालने का, या चिमटी होती है घर में उससे निकालने की कोशिश करते हैं। इस दरमियान वो नाक के अंदर के जो नॉर्मल मांस है उसको चोट पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से नाक से काफ़ी खून बह जाता है, और फिर बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं। तब हमको भी अंदर कुछ ये नहीं दिख रहा होता है कि अंदर में क्या फंसा है, और फिर हमको उसको पूरी सफाई करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया दे के निकालना पड़ता है, और कम उम्र के बच्चों में एक एनेस्थीसिया भी एक जान का खतरा होता है। तो इसके लिए माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि कभी भी घर बच्चों को नाक में या मुंह में कुछ फंस जाए या कुछ चला जाए तो तुरंत उसे विशेषज्ञ के पास लेके जाए, ना कि कोई घरेलू उपचार करें। जिन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है, जो कम सुन पाते, तो उनके लिए एक मशीन डॉक्टर सलाह देते हैं मशीन का उपयोग करना, वो किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए, जो सुनाई की कमी होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो जिसको हम मेडिकल टर्म में कंडक्टिव डेफनेस बोलते हैं, यानी कि जो आवाज़ है वो अंदर
कान के मेन ध्वनि यंत्र तक जा नहीं रही। दूसरा एक होता है कि नस की कमजोरी हो जाती है, जिसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, और इसमें नस की कमजोरी हो जाती है जिसकी वजह से वो आवाज़ अंदर ध्वनि यंत्र तक नहीं पहुंच रही। अभी जो मशीन की जो सलाह देते हैं हम, बेसिकली वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाले पेशेंट्स को देते हैं, और बेसिकली ये पेशेंट्स वो होते हैं जिनको उम्र के साथ सुनाई की कमी होती है, जैसे कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस बोलते हैं, और ये उम्र के एक पड़ाव के बाद लोगों में सुनाई की नस की कमजोरी देखने को मिलती है। इन लोगों को हम सुनाई की मशीन की एडवाइस देते हैं। ये मशीन बेसिकली जो नस की कमजोरी आई होती है उसको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है, और ये मशीन डायरेक्टली जाके हमारे ध्वनि यंत्र को स्टिमुलेट करती है, जिससे हियरिंग में इम्प्रूवमेंट आता है। और ये मशीन हम कभी भी उन लोगों को सलाह नहीं देते हैं जिनको कंडक्टिव डेफनेस हो, जैसे कि मान लीजिए कान के पर्दे फटे हों या कान में सादा कचरा फंसा हो, उन लोगों को ये मशीन का फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ये मशीन की सलाह उन लोगों को देते हैं जिनको नस की कमजोरी है। क्या बहरेपन का परमानेंट इलाज है? जी, बहरेपन का परमानेंट इलाज भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले कॉज पता करना होता है, कि कारण पता करना होता है कि ये हुई क्यों है बीमारी। अगर कंडक्टिव डेफनेस है, मान लीजिए कि पेशेंट के कान में कचरा फंसा हुआ है, तो आप कचरा साफ़ कर दीजिए, पेशेंट को तुरंत इम्प्रूवमेंट मिलता है। कान के पर्दे फट गए हैं कुछ इन्फेक्शन की वजह से, आप इन्फेक्शन को ट्रीट करिए। अगर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद भी कान का पर्दा नहीं भरता है तो फिर एक सर्जरी होती है जिसमें नया पर्दा बैठाया जाता है, जो दूरबीन पद्धति से होती है। आप वो सर्जरी प्लान करिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर नस की कमजोरी है, आप मशीन लगाइए, मशीन लगाने से हियरिंग इम्प्रूवमेंट आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ सुनाई की कमी हो जाती है, जिसको हम मूक बधिर बोलते हैं हिंदी में। उन लोगों को आज के टाइम पे एक एडवांसमेंट आ गया है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं। डायरेक्टली उसमें एक इम्प्लांट बैठाया जाता है कान के पास, और वो ध्वनि यंत्र को स्टिमुलेट करता है, और वो एक परमानेंट उपचार है इस चीज़ का। कभी कभी कान के जो पर्दे फट जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना उचित रहता है? डॉक्टर कैसा सलाह देते हैं और कैसा उपयोग करना चाहिए? जब कान के पर्दे फट जाते हैं तो मरीज हमारे पास तब आता है जब कान से पानी आना शुरू हो जाता है। और कान से पानी आने या मवाद आने के कारण कई होते हैं, जैसे कि कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, या कान की हड्डियां खराब होना, कान के बाहरी स्तर में पर्दे में इन्फेक्शन हो जाना। ऐसे कंडीशन में हम पहले तो कान की सफाई करते हैं और देखते हैं कि कान के पर्दे में छेद है तो कितना बड़ा छेद है, अंदर की हड्डियों की स्थिति कैसी है, ये देखा जाता है। और उसके बाद फिर हम कुछ एंटीबायोटिक्स चलाते हैं जिससे कान के अंदर से जो मवाद आ रहा है उसको कम किया जाता है। और कई बार कुछ अंदर सूजन होते हैं जिसको हम ग्रैनुलेशंस बोलते हैं, उसको भी कम किया जाता है। आफ्टर एंटीबायोटिक हम आगे की स्थिति देखते हैं कि पर्दा कैसा है अंदर। कई बार ऐसा लगता है कि हड्डियां खराब हो रही होगी अगर मरीज की, तो हम पेशेंट को सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं कान का। वो सीटी स्कैन देखने के बाद आगे सर्जरी प्लान की जाती है और एक नया पर्दा भी बैठाया जाता है। कई बार हड्डियां खराब होती है तो हड्डियों को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो जिससे सुनने में फ़ायदा होता है। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके चूँकि आप नाक कान गला के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो हम दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आपको कोई भी अगर कान नाक से संबंधित बीमारी होती है तो एक विशेषज्ञ से मिले और खुद ही घरेलू उपचार करने के प्रयास ना करें। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू उपचार करते करते बीमारी बढ़ जाती है, चाहे वो नाक में कुछ गया हो या मुंह में कुछ फंसा हो या नॉर्मल सर्दी ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम घर में ट्रीट करते रहते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं और ये बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो इसका बेहतर यही रहेगा कि आप त्वरित डॉक्टर के पास जाएं और प्रारंभिक उपचार अच्छा लें, तो आपको एक बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। जयपुर जी, आपने अपने इतना सारा वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ आज मौजूद है नाक कान गला के विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व वर्मा जी, जिनसे हमने कई सारी जानकारी आपके साथ साझा की है। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। मेरा प्लान ये था कि मेरे को सर्जिकल फील्ड में रहना है, इसीलिए मैंने एमएस के लिए ऑप्ट किया। एलर्जी जो है ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी एक कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। माता पिता जी हमारे पास लेके आते हैं कि इनको एक ही नाक से पानी आ रहा है, आप थोड़ा इसको धूल डस्ट से बच के रहिए। कुछ खाद्य पदार्थ जिससे आपको लगता है कि एलर्जी हो सकती है, आप उन चीज़ों से बच के रहेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी।
इसके प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।